निर्देश की एकता व आदेश की एकता से किस प्रकार भिन्न है? तो निर्देश की एकता आदेश की एकता से भिन्न है क्योंकि निर्देश की एकता का संबंध संपूर्ण संगठन से होता है, जबकि आदेश की एकता का संबंध कार्मिक से होता है। निर्देश की एकता में संगठन के सभी पक्षों को एक ही योजना के अनुसार निर्देश मिलते हैं, जबकि आदेश की एकता में कार्मिक को एक ही अधिकारी से आदेश मिलता है। फिर कार्यगत उत्तरदायित्व की धारणा को स्पष्ट कीजिए। तो संगठन में किसी व्यक्ति को सौंपे गए कार्य के प्रति उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करना कार्यगत उत्तरदायित्व कहलाता है। कार्यगत उत्तरदायित्व से कार्य के दौरान होने वाले परिवर्तनों एवं परिणामों का अंकेक्षण किया जाता है, ताकि कार्य में प्रभावशीलता, मितव्ययिता का समावेशन हो सके। भारत में प्रशासनिक सुधार के उद्देश्य से सिफारिश प्रदान करने के लिए गठित की गई प्रमुख समितियों के नाम: एन गोपाल अयंगर समिति 1949, फिर गोरेवाला रिपोर्ट 1951, एप्पलबी प्रतिवेदन 1953, कृष्णामाचारी समिति 1962, के संतानम 1964, प्रथम प्रशासनिक सुधार 1966, सरकारी आयोग 1983 और द्वितीय प्रशासनिक सुधार 2006। अगला देखेंगे, नवलोक सेवा प्रतिमान पर टिप्पणी कीजिए। तो डैन हार्ट ने 2003 में नवलोक सेवा प्रतिमान दिया। इस प्रतिमान में ग्राहकों के बजाय नागरिकों की सेवा, सार्वजनिक हितों को पहचानने, उद्यमिता की बजाय नागरिकों को महत्व देने, लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करने, जवाबदेहिता को सरल बनाने, लोगों को नियंत्रण की बजाय सेवा का भाव व उत्पादकता की जगह लोगों को महत्व दिए जाने की बात की गई है। उर्विक द्वारा प्रतिपादित 8 सिद्धांत। तो उद्देश्य का सिद्धांत, समरूपता का सिद्धांत, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, श्रेणी क्रम का सिद्धांत, नियंत्रण के क्षेत्र का सिद्धांत, विशेषीकरण का सिद्धांत, फिर समन्वय का सिद्धांत और निर्धारण या परिभाषा का सिद्धांत। लोक प्रशासन को कला तथा विज्ञान के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वानों के नाम। तो कला के रूप में किया था टीड ने, उर्बिक ने और एम.पी. शर्मा ने। विज्ञान के रूप में विलोबी, गुलिक और फेयोल। फिर है मुने रिले द्वारा आदर्श संगठन के लिए प्रतिपादित सिद्धांतों के नाम लिखिए। तो 4 सिद्धांतों का उल्लेख किया है, जैसे समन्वयात्मक सिद्धांत, पद सोपान का सिद्धांत, कार्यात्मक सिद्धांत और स्टाफ एवं सूत्र सिद्धांत। फिर है कैमरलवाद पे टिप्पणी कीजिए। तो कैमरलवाद लोक प्रशासन से जुड़ी एक अवधारणा है, अर्थात 18वीं सदी में जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया में सरकारी मामलों में व्यवस्थित प्रबंधन से जुड़े विद्वान द्वारा किए गए शोध व अध्ययन को कैमरलवाद कहा जाता है। इन विद्वानों द्वारा लोक प्रशासन की संरचना, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं का अध्ययन तथा लोक सेवकों के पेशेवर प्रशिक्षण पर बल दिया। लखेरा पैटर्न पर टिप्पणी लिखिए। तो अहमदनगर के तत्कालीन कलेक्टर श्री अनिल लखेरा द्वारा जिला कार्यालय में सन 1984 में लागू किया पैटर्न, जिसका उद्देश्य जिला प्रशासन को अधिक उत्तरदायी बनाना और प्रशासन की नकारात्मक छवि को बदलना था। इस पैटर्न में नागरिक कलेक्टर के संबंधों में सुधार, कार्यालय प्रक्रियाओं का सरलीकरण व कार्यालय कार्मिकों के लिए बेहतर कार्य परिस्थितियों का निर्माण करना शामिल था। अब संविधान के अनुच्छेद 317 पर टिप्पणी। तो संविधान के अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाए जाने व निलंबित किए जाने के प्रावधान हैं। राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को दिवालिया पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी वेतन नियोजन में लगे होने या मानसिक या शारीरिक अक्षमता के आधार पर उच्चतम न्यायालय से जांच के बाद उच्चतम न्यायालय की प्राप्त जांच रिपोर्ट के बाद बर्खास्त कर सकता है। तो इसके बाद है वैधता के संदर्भ में विश्वास का सिद्धांत। तो वैधता के संदर्भ में मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित धारणा, जिसके अनुसार विश्वास शक्ति को वैध बनाता है। वेबर के अनुसार जब जनता या सेवा प्राप्तकर्ता में यह विश्वास उत्पन्न होता है कि शासकों या प्रशासकों को प्रशासन का वैध अधिकार है, तो उन्हें वैधता प्राप्त हो जाती है। मैक्स वेबर के अनुसार वैधता के संदर्भ में विश्वास 3 प्रकार का है: परंपरागत, तो चमत्कारिक व तार्किक। लोक प्रशासन का द्वितीय चरण
जो 1927 से 37 के मध्य प्रशासन के सिद्धांतों के रूप में था, उसमें निम्न रचनाएं शामिल थी। पहली थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये थी हेनरी फयोल की। फिर है क्रिएटिव एक्सपीरियंस, फॉलेट की। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये थी बिलोबी की। फिर है ऑनवर्ड इंडस्ट्री, मुने एंड रेले की। पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये है गुलिक और उर्विक की। और प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये है मुने एंड रिल्ले की। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के दौरान प्रतिपादित सुशासन के तत्वों के नाम। तो पहला है सहभागिता, दूसरा है पारदर्शिता, फिर है समता या समानता, विनियामक विनियामक, फिर सेवा उन्मुख, विधि का सम्मान, सतत विकास, लैंगिक समानता और उत्तरदायित्व। अब अगला है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल को सिफारिश करने वाली समिति की संरचना। तो राज्य का मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता, फिर विधान परिषद होने की स्थिति में विधान परिषद का अध्यक्ष और विपक्ष का नेता। अगला है प्रशासनिक लोक प्रशासन के अकादमिक विकास के चरणों के नाम लिखिए। तो इसमें चरणों के नाम में पहला है, प्रथम चरण में है राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन। फिर द्वितीय चरण है 37 तक, 27 से 37, यह है प्रशासन के सिद्धांत। फिर तृतीय चरण 38 से 47, यह है चुनौती का युग। फिर है 48 से 70, यह है पहचान का संकट। फिर पंचम चरण है जो है लोक प्रशासन के अंतर विषय प्रशासन के रूप में। फिर है छठा चरण जो है लोक प्रशासन नव लोक प्रबंधन के रूप में। अब इसके बाद है कौन सा, लोक प्रशासन में नियंत्रण व्यवस्था के संदर्भ में न्यायिक नियंत्रण के साधनों को लिखिए। तो सरकार के विरुद्ध अभियोग। लोक प्रशासन में नियंत्रण व्यवस्था के संदर्भ में न्यायिक नियंत्रण के साधन निम्न है। पहला, सरकार के विरुद्ध अभियोग। फिर प्रत्यायोजित विधान की समीक्षा, प्रशासनिक कार्यों व निर्णयों की न्यायिक समीक्षा, कार्यपालिका के कानूनों की वैधता का परीक्षण, और विभिन्न रिट जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, अधिकार प्रेक्षण। तो ये है। फिर परिवर्तन के प्रतिरोध के मनोवैज्ञानिक कारणों को लिखिए। तो नेतृत्व का विश्वास का होना, नेतृत्व में अविश्वास का होना, कर्मचारियों में परिवर्तन को सहन करने की शक्ति का कम होना, और कर्मचारियों की लीक से हटकर कार्य करने से बचने की प्रवृत्ति का होना, परिवर्तन से होने वाले लाभों का अनुमान नहीं लगा पाना आदि प्रमुख कारण हैं। फिर जोशिया स्टैम्प के द्वारा उल्लेखित सिद्धांत जो लोक प्रशासन को निजी प्रशासन से अलग करते हैं। जोशिया स्टैम्प के अनुसार चार पहलू। पहला, एकरूपता का सिद्धांत। फिर जन जवाबदेहिता का सिद्धांत, सेवा प्रेरणा का सिद्धांत, और एक है बाहरी वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत। फिर है F.W. टेलर द्वारा प्रतिपादित कार्यात्मक फॉरमैनशिप के सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। तो टेलर, जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन को प्रचलित बनाया था, के द्वारा निरीक्षण को विशेषीकरण करने के लिए सिद्धांत दिया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक कार्य गतिविधि का निरीक्षण करने के लिए 8 निरीक्षक होंगे, 4 योजना के लिए और 4 क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार। तो नियोजन के इंचार्ज होते हैं कौन से, समय एवं लागत लिपिक, फिर है निरीक्षक कार्य लिपिक, कार्यक्रम लिपिक और अनुशासनक। फिर है उत्पादन इंचार्ज होते हैं टोली नायक, गति नायक, जीर्णोद्धार नायक और निरीक्षक। फिर है नीचे इनके श्रमिक। तो उसके बाद है क्षतिकारी शक्ति पर टिप्पणी। तो शक्ति का नकारात्मक स्वरूप, जिसे दंडित शक्ति भी कहते हैं, में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात इसलिए मान लेता है कि उस व्यक्ति से नुकसान का भय है। किसी संगठन में अनुशासनात्मक कार्यवाही का भय, जो संरक्षित क्षतिकारी शक्ति का रूप है। कार्मिकों को दबाव रहता है, इस शक्ति के भय से कार्मिक उच्च अधिकारी के इच्छित कार्यों को करने हेतु बाध्य रहते हैं। साथ ही कार्मिकों पर नियमानुसार कार्य करने का दबाव भी बनाए रखती है। तो यह है कौन सी, क्षतिकारी शक्ति। फिर इसके बाद है राज्य में पुलिस प्रशासन का पद सोपान। तो सबसे पहले होता है महानिदेशक। महानिदेशक होता है डीजीपी।
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महानिदेशक। फिर होता है महानिरीक्षक, तो है आईजीपी। फिर है पुलिस अधीक्षक, एसपी। फिर होता है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एडिशनल एसपी। फिर होता है उप अधीक्षक, डीएसपी। और फिर वृत्त निरीक्षक यानी होता है सीआई। फिर है निरीक्षक, इंस्पेक्टर। फिर होता है उप निरीक्षक, एसआई। और फिर होता है सहायक उप निरीक्षक, एएसआई। फिर होता है हेड कांस्टेबल, एचसी। और फिर होता है कांस्टेबल। अब अगला है राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य को लिखते हुए आयोग के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को लिखिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसकी स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी, के द्वारा संपादित किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों एवं उनकी निष्पक्ष कार्यप्रणाली के कारण भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण स्थान है। आयोग द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं, जैसे कि सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाना, कार्मिक पद्धतियों के बारे में सरकार को परामर्श देना, फिर राज्यपाल द्वारा निर्देशित अन्य कार्यों का निर्वहन, और प्रति वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपना, कार्मिक प्रबंधन के संदर्भ में अन्य विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श उपलब्ध करवाना। हालांकि वर्तमान में आयोग के समक्ष निम्न चुनौतियां हैं, जैसे सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप का होना, सेवानिवृत्ति आयु का कम होना, राज्य सरकार को दी गई सिफारिशों की सरकार द्वारा उपेक्षा किया जाना, वार्षिक प्रतिवेदन पर विधानसभा में कोई चर्चा नहीं होना, और भर्तियों में पारदर्शिता नहीं रख पाना आदि इसके सामने प्रमुख चुनौतियां हैं। फिर है राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं की पहुंच आम नागरिक तक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिनियमित राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 पर लेख। तो राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ निर्धारित समय में आम जनता को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 14 नवंबर 2011 से राजस्थान में लोक सेवा प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत 18 विभागों के 153 सूचनाएं, जो कि हो गई यहाँ 27 विभागों की 187 287। ठीक है, किसी विभाग की योजना के लिए उत्तरदायी कर्मचारी यदि सेवाओं का लाभ निर्धारित समय में आम जनता को उपलब्ध कराने में विफल रहता है, तो उसे उस पर 500 रुपये से लेकर अधिकतम 5,000 रुपये तक के आर्थिक दंड का प्रावधान है। यदि वह सेवा प्रदान करने में अनावश्यक विलंब करता है, तो 250 रुपये का आर्थिक दंड का प्रावधान है। फिर अगला है नवलोक प्रबंधन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए सीमाओं व दोषों पर टिप्पणी कीजिए। तो नवलोक प्रबंधन 1990 के दशक में नवलोक प्रशासन के प्रबंधोन्मुखी और वैश्विक परिप्रेक्ष्य के बदलते स्वरूप में नवलोक प्रबंधन का उदय हुआ। यह एक आदर्शात्मक विचारधारा है। यह लोक प्रशासन से निजी प्रबंध की तकनीकों व विधियों के प्रयोग का समर्थन करती है। यह दक्षता, मितव्ययता और प्रभावशीलता पर जोर देती है। हालांकि विकसित देशों की संकल्पना है जो लोक उत्तरदायित्व की कीमत पर प्रबंधकीय स्वायत्तता पर बल देती है, राजनीतिक तत्वों व सुधारों पर ध्यान नहीं देती, तथा राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन को पुनः जन्म देना इसकी सीमाएं हैं। उपयुक्त सीमाओं के बावजूद इस विचारधारा ने लोक प्रशासन को एक नया आयाम दिया, जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में सक्षम है। फिर आदेश की एकता को परिभाषित करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो आदेश की एकता का शाब्दिक अर्थ होता है एक आदेश अर्थात एक व्यक्ति, एक स्वामी होना, अथवा संगठन में प्रत्येक स्तर पर किसी भी कर्मचारी को आदेश केवल एक ही अधिकारी से प्राप्त होने चाहिए। उसी के प्रति कर्मचारी को उत्तरदायित्व होना चाहिए। आदेश की एकता का संगठन में महत्व। संगठन में स्पष्टता आती है। प्रत्येक कर्मचारी को पता होता है कि उसे आदेश कहाँ से प्राप्त करना है। फिर इससे कार्यों व आदेशों का दोहराव नहीं हो पाता। संगठन में कार्य कुशलता व शीघ्रता हेतु सिद्धांत प्रासंगिक है। आदेश की एकता संगठन में अनुशासन व नियंत्रण को प्रभावी बनाता है। फिर है सिटी पुलिस आयुक्त प्रणाली की विशेषताएं व लाभों पर प्रकाश डालिए। तो सिटी पुलिस या फिर आयुक्त प्रणाली, जिसमें पुलिस और कानून व्यवस्था की सारी शक्तियां पुलिस आयुक्त में निहित होती हैं तथा अपने कार्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं अपने निर्णयों के लिए राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है।
इस प्रणाली में बेहतर समन्वय और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। जिला पुलिस आयुक्त को जिला की शक्तियां प्राप्त होती हैं। इस प्रणाली में शांति भंग में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत का अधिकार, शस्त्रों पर लाइसेंस, शहर में कर्फ्यू लगाना आदि कार्य पुलिस आयुक्त के क्षेत्राधिकार में निहित होते हैं। पुलिस आयुक्त प्रणाली के लाभ: जिलाधीश का नियंत्रण खत्म होने के कारण पुलिस स्वतंत्र होकर कार्य करती है। जिलाधीश के नियामकीय कार्य कम हो जाते हैं। पुलिस कार्य शीघ्रता से कर पाती है और पुलिस के मनोबल व कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। फिर लोक प्रशासन के प्रबंधकीय व समग्र दृष्टिकोण के विद्वानों के नाम लिखते हुए इन दृष्टिकोणों में मूलभूत अंतर। तो लोक प्रशासन के क्षेत्रगत प्रगति के आधार पर प्रबंधकीय एकीकृत पोस्टस्कोप और विषय वस्तु दृष्टिकोण प्रचलित हैं। लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक में है साइमन, स्मिथ, थॉमसन, गुलिक और फेयोल और मर्सन, जबकि समग्र दृष्टिकोण के विद्वान हैं डिमोक, वाइट और एफ.एम. मार्क्स। अब है प्रबंधकीय दृष्टिकोण, तो केवल प्रबंधकीय गतिविधियों का समावेश करता है। इसमें पोस्ट को गतिविधियों को शामिल किया है, ठीक है, और सभी क्षेत्र में समान होता है, प्रशासन के सभी क्षेत्रों में समान होता है। इसकी प्रतिक्रिया गति सीमित है। फिर समग्र दृष्टिकोण या प्रबंधकीय, तकनीकी और लिपिकीय आदि सभी गतिविधियों का समावेश होता है, विषय वस्तु पर निर्भर करता है और प्रशासन सभी क्षेत्रों में अलग अलग होता है। इसकी प्रकृति व्यापक होती है। फिर संभागीय आयुक्त के पद की प्रशासन में भूमिका पर टिप्पणी, ठीक है। तो संभागीय आयुक्त राज्य प्रशासन में राज्य व जिले के मध्य उचित उप समन्वय स्थापित करने के लिए गठित मध्यवर्ती स्तर, जिसे संभाग कहते हैं, का प्रमुख होता है। संभागीय आयुक्त जिला प्रशासन पर नियंत्रण, जिला प्रशासन में विभिन्न विभागों, विभिन्न प्रकार के कार्यों के मध्य समन्वय, अंतर विभागीय समन्वय, जिला प्रशासन पर पर्यवेक्षण संबंधी कार्य, संभाग में विकासात्मक व कल्याणकारी कार्य, प्रशासनिक कार्य, न्यायिक कार्य, क्षेत्राधिकार से अधिक से स्थित पंचायती राज संस्थाओं के साथ सक्रिय संपर्क, युवा जिलाधिकारियों के लिए मानदंड व स्तर का निर्धारण करता है। हालांकि संभागीय आयुक्त पद का अपनी स्थापना व सार्थकता के संदर्भ में विवादों में रहा, लेकिन संभागीय आयुक्त द्वारा किए गए जाने वाले कार्यों के कारण प्रशासन में इसकी भूमिका को गौण नहीं किया जा सकता है। फिर राजस्थान लोकायुक्त संस्था को प्रभावशाली बनाने के लिए आपने सुझाव प्रस्तुत कीजिए। तो अपने सुझाव हम प्रस्तुत करते हैं कि इसको वर्तमान में लोकायुक्त क्षेत्राधिकार से वाले रहने वाले व्यक्तियों पदों को इसके अधिकार में लाना चाहिए, जैसे सीएम और सरपंच। फिर राज्य सरकार को लोकायुक्त द्वारा प्रदान की जाने वाली सिफारिशें बाध्यकारी बनाई जानी चाहिए। लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र सरकार द्वारा किए जाने वाले दखलंदाजी को न्यून करना चाहिए। लोकायुक्त संस्था में मानव संसाधन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए और लोकायुक्त को जांच के बाद दोषी व्यक्तियों को दंडित करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। फिर परंपरागत व विकास प्रशासन में किस प्रकार भिन्न है। तो विकास और परंपरागत, तो परंपरागत प्रशासन में दैनिक कार्यों से संबंधित होता है। इसका कार्य क्षेत्र सीमित है। इसमें नियम, कानूनों और प्रक्रियाओं की कठोरता पर बल दिया जाता है। इसमें शक्तियों का केंद्रीकरण होता है और इसमें पद सोपानिक प्रक्रिया के आधार पर कार्य किए जाते हैं। इसमें जन सहभागिता का अभाव है और सृजनात्मकता को दबाती है। कार्यकुशलता मितव्ययिता पर अधिक अधिक बल देती है। पर विकास प्रशासन विकास कार्यों व कल्याणकारी कार्यों से संबंधित होता है। इसका कार्य क्षेत्र विस्तृत और बहुआयामी है। इसमें आवश्यक लचीलापन, अनौपचारिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है और इसमें सभी कार्मिक टीम वर्कर के रूप में शामिल होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जन सहभागिता पर बल दिया जाता है। इसमें सृजनात्मक व नवाचार को बढ़ावा दिया जाता है। यह प्रभावकारिता व सक्षमता के आधार पर अधिक बल देता है। फिर सचिवालय और निदेशालय में मूल अंतर, तो सचिवालय कार्यपालक विभाग होते हैं और निदेशालय में कार्यकारी विभाग होते हैं। सचिवालय में नीति निर्माण होता है, निदेशालय में नीति क्रियान्वयन। सचिवालय सामान्य अधिकारियों का वर्चस्व, निदेशालय में विशेषज्ञ अधिकारियों व कर्मचारियों का वर्चस्व। फिर सचिवालय में स्टाफ अभिकरण का उदाहरण है और निदेशालय में सूत्र अभिकरण का उदाहरण है। फिर संगठन में प्रत्यायोजन असीमित प्रगति का नहीं होता। स्पष्ट कीजिए। किसी उच्च अधिकारी द्वारा अपने कार्य,
अपने अधीनस्थ को सौंपना प्रत्ययोजन कहलाता है। प्रत्ययोजन में कोई उच्चस्थ अपने समस्त अधिकार की बजाय सीमित अधिकार अपने अधीनस्थ को सौंपता है, जैसे उच्च पदों पर नियुक्ति का अधिकार, अपने से निकटतम अधीनस्थ का पर्यवेक्षण का अधिकार, निम्न पदों पर लिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार, अंतिम उत्तरदायित्व का अधिकार, वित्तीय पर्यवेक्षण का अधिकार आदि। स्वयं उच्चस्थ अधिकारी स्वयं में निहित रखता है, जिसके कारण प्रत्यायोजन सीमित प्रकृति का ही हो पाता है। फिर है मुख्य सचिव व कैबिनेट सचिव में समानता व असमानता के बिंदुओं को लिखिए। तो अगला आता है कैबिनेट। तो समानता समानता में ये मुख्य कार्यपालकों के प्रमुख सलाहकार होते हैं। फिर ये प्रशासन के मुख्य समन्वयक होते हैं। ये मंत्रिमंडल के सचिव हैं। ये कैबिनेट सचिवालयों के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। ये मंत्रिमंडल को निर्णयों को क्रियान्वित करवाते हैं। ये लोक सेवाओं के प्रमुख होते हैं। फिर असमानता, तो मुख्य सचिव की कार्य शक्तियां कैबिनेट सचिव की तुलना में अधिक होती हैं। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है, और जबकि कैबिनेट सचिव केंद्रीय सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख नहीं होता है। फिर मुख्य सचिव राज्य के सचिवों का प्रधान होता है, जबकि मंत्रिमंडल सचिव केंद्र सरकार के सचिवों का प्रधान नहीं होता है। मुख्य सचिव राज्य स्तर पर वे सब कार्य देखता है जो कार्य अन्य सचिवों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, किंतु केंद्रीय कैबिनेट सचिव के मामले में ऐसा नहीं है। फिर राज्य सचिवालय के कुछ विभाग सीधे मुख्य सचिव के अधीन होते हैं, किंतु कैबिनेट सचिव के अधीन कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त केंद्रीय सचिवालय का कोई भी विभाग नहीं होता। अगला है राज्य सचिवालय की प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, स्पष्ट कीजिए। तो राज्य सरकार के समस्त विभागों के राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यपालक जिस कार्यस्थल पर बैठकर नीति का कानून निर्धारण करते हैं, उसे सचिवालय कहा जाता है। राज्य के प्रशासन में सचिवालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि सचिवालय स्टाफ एजेंसी है जो मंत्रियों को सलाह देता है। फिर नीतियां व कार्यक्रम तैयार करता है। फिर बजट तैयार करते हुए वित्तीय नियंत्रण स्थापित करता है। क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाइयों के मध्य तालमेल बैठाता है। फिर केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य संपर्क बनाए रखने का कार्य करता है, और सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों के परिणामों की समीक्षा करता है। तो ये सब कार्य किसके हैं? सचिवालय के, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य का मुख्य सचिव राज्य के मंत्रिमंडल के सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है, स्पष्ट कीजिए। तो प्रत्येक राज्य ने अपना शासन सचिवालय, जिसका प्रमुख सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है, राज्य प्रशासन का मुख्य समन्वयक व संपूर्ण प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। मुख्य सचिव राज्य मंत्रिमंडल के मुख्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है, जिसके तहत वह मंत्रिमंडल को निर्णय हेतु आवश्यक आंकड़े, सूचनाएं उपलब्ध कराता है। मंत्रिमंडल को राज्य की नीति निर्माण में सलाह और सहायता प्रदान करता है। मंत्रिमंडल की सभी बैठकों में हिस्सा लेता है। मंत्रिमंडल के सदस्य भी सभी महत्वपूर्ण मामलों पर मुख्य सचिव से आवश्यक सलाह लेते हैं तथा अपने प्रशासनिक अनुभव से मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित की जाने वाली नीतियों को व्यावहारिक रूप प्रदान करता है। अगला है, भारत की प्रशासनिक संस्कृति के स्वरूप या उसकी विशेषताओं का प्रकाश डालिए। तो प्रशासनिक संस्कृति का संबंध प्रशासन से जुड़ा है, अर्थात प्रशासनिक संस्कृति कानून के निर्माण, संशोधन व क्रियान्वयन के संबंध में प्रशासन द्वारा अपनाई गई पद्धति या व्यवहार, प्रशासन के कार्य करने का ढंग आदि का मिला-जुला रूप प्रशासनिक संस्कृति है। तो इसकी विशेषताएं, जैसे ब्रिटिश कालीन है विरासत, भारतीय प्रशासन ब्रिटिश कालीन विशेषताओं से युक्त है। फिर लाल फीताशाही, तो भारतीय प्रशासन में अनावश्यक विलंब है। फिर विशाल आकार, तो भारत में लोक सेवकों की संख्या व विभागों की संख्या में लगातार वृद्धि, जिससे समन्वय एकरूपता में परेशानी खड़ी हो जाती है। फिर प्रशासन की बढ़ती हुई शक्ति, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता का अभाव और अपराधियों का गठजोड़, अनिर्णय टालमटोल की प्रवृत्ति, प्रतिबद्धता का अभाव आदि भारतीय प्रशासनिक संस्कृति की विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं नहीं, सारी कमियां ही हैं ये। अगला है लोक समाज कल्याण के प्रति सिविल सेवकों में संपूर्ण भाव बढ़ावा देने के लिए सुझाव।
तो लोक समाज कल्याण के प्रति प्रशासकों में संपूर्ण बढ़ावा देने के लिए निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, ट्रेनिंग को अधिक संवेदनशील, नैतिक व मूल्यपरक बनाया जाए। फिर सामाजिक अंकेक्षण और जन भागीदारी को प्रभावी बनाने हेतु कदम उठाए जाएं। विवेकाधिकारी शक्तियों को कम कर वस्तुनिष्ठ व पारदर्शी बनाया जाए। फिर सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक का प्रयोग किया जाए। उच्च अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों द्वारा मॉनिटरिंग सुनिश्चित करते हुए उसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। फिर है अगला पार्ट, पार्ट सी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इससे प्राप्त होने वाले लाभों को लिखिए और प्रबंधन की अवधारणा के आलोचनात्मक बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। तो पहला है इसकी डेफिनेशन, फिर इसके लाभ और फिर इसकी आलोचनात्मक। तो पहला, वैज्ञानिक प्रबंधन का तात्पर्य समस्याओं का हल वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो वैज्ञानिक अनुसंधान, विश्लेषण, नियम, सिद्धांतों एवं परिणामों पर आधारित है। इसका उद्देश्य न्यूनतम व्यय पर अधिकतम लाभों को प्राप्त करना है। फिर इससे लाभ क्या है? तो प्रबंधन वर्ग को लाभ, वस्तु की गुणवत्ता में सुधार होगा, लागत में कमी होगी और श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण होगा। फिर श्रमिकों द्वारा लाभ, अधिकतम कार्य किया जाएगा, मूल्यों में कमी आएगी, अधिकतम उत्पादन होगा और श्रम पूंजी झगड़ों का समापन। फिर उपभोक्ता व राष्ट्र को लाभ, तीव्र आर्थिक विकास होगा, क्रय शक्ति बढ़ेगी, श्रेष्ठ किस्म की वस्तुओं का उत्पादन होगा, औद्योगिक शांति को स्थापित औद्योगिक शांति को स्थापित किया जाएगा, रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होगी। फिर श्रमिकों को लाभ क्या है? मजदूरी की कीमतों में वृद्धि होगी, काम का समय कम होगा, जीवन स्तर में उन्नति होगी, निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त होगा, कार्य में रुचि लेना शुरू होगा, स्थायी रोजगार होगा और उपयुक्त वातावरण होगा। अब हालांकि टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध को पूर्णतः आलोचना या दोष रहित नहीं माना जा सकता, क्योंकि टेलर ने सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं की उपेक्षा, जबकि विभिन्न प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि मानव केवल आर्थिक मानव नहीं है, वह एक सामाजिक प्राणी है। वैज्ञानिक प्रबंध के अंगूठा नियम ने प्रबंधकों का अपमान किया है। विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण लेने की बात का प्रबंधकों ने विरोध किया तथा प्रबंधकों से उसके विवेक और निर्णय शक्तियां छीन ली। टेलर ने मानव स्वभाव को काम को टालने वाला बताया, कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए केवल संरचना को ही महत्व दिया जाना और मजदूरों को केवल उत्पादन से जुड़े पहलुओं पर ध्यान दिया जाने आदि इसके आलोचना के कारण है। फिर है निम्न बिंदुओं पर लेख टिप्पणी कीजिए। तो परिवर्तन के प्रबंधन के चरण व उद्देश्य लिखिए। तो परिवर्तन का प्रबंधन एक पूर्णकालिक प्रयास है जो संगठन में परिवर्तन के दुष्परिवारों को कम करने तथा निष्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से संरचनात्मक, व्यवहारात्मक और प्रौद्योगिक परिवर्तनों को लागू करने से संबंधित है। इसके परिवर्तन के प्रबंधन के चरण, पहला, उद्देश्य तथा संगठनात्मक समस्या की पहचान की जाए, उत्प्रेरक व अवरोधक शक्तियों की पहचान की जाए, फिर परिवर्तनों को संगठन में लागू किया जाए, परिणामों का मूल्यांकन किया जाए और संगठन में स्थायी रूप से लागू किया जाए। अब परिवर्तन के प्रबंधन के उद्देश्य क्या हैं? तो संगठनात्मक प्रक्रियात्मक सुधार करना, संगठन को आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित करना, संगठन प्रशासन को वर्तमान व भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना, उच्च अधिकारियों व अधीनस्थ के मध्य समन्वय करना, संगठन या प्रशासन की दक्षता व क्षमताओं में वृद्धि करना। फिर औपचारिक व अनौपचारिक संगठन में अंतर। तो औपचारिक आधिकारिक आधिकारिक संबंधों का ढांचा है, पर अनौपचारिक सामाजिक संगठनों का ढांचा है। प्रारंभ कंपनी की नीतियों से होता है औपचारिक का, और अनौपचारिक का प्रारंभ सामाजिक संबंधों से। फिर औपचारिक संगठन में अधिकार प्रबंध में स्तर की क्षमता अनुसार, पर अनौपचारिक में व्यक्तिगत गुणों की क्षमता अनुसार। औपचारिक में व्यवहार नियमों द्वारा निर्देशित होते हैं, अनौपचारिक में व्यवहार का कोई पैटर्न नहीं है। फिर औपचारिक में प्रकृति दृढ़ और निश्चित होती है, अनौपचारिक परिवर्तनशील है। फिर ई गवर्नेंस की आवश्यकता के कारणों को लिखते हुए इसके कुशल संचालन में आने वाली समस्याओं का प्रकाश डालिए। तो ई गवर्नेंस का तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरकार द्वारा नागरिकों व व्यवसायों को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए पहुंच सर्वसुलभ बनाने से है। इससे सरकारी अधिकारियों व समुदायों के बीच संबंध मजबूत होंगे
और जिससे मजबूत और अधिक जवाबदेह समावेशी लोकतंत्र का निर्माण हो पाएगा। तो इसकी आवश्यकता क्या है? समाज के अनुरूप और उनकी बढ़ती आवश्यकताओं के अनुसार बनाने के लिए, अधिक पारदर्शी बनाने व जनप्रतिनिधियों प्रतिनिधियों से सुनिश्चित करने के लिए और प्रशासनिक निर्णय को त्वरित करने के उद्देश्य से प्रशासन में जन सहभागिता बढ़ाने के साथ प्रभावी शिकायत निवारण करने के लिए, सूचनाओं को एक राष्ट्रीय जाल बनाने के लिए। तो हालांकि ई गवर्नेंस के कुशल संचालन में इंटरनेट की सभी तक पहुंच न होना, जनता में ई साक्षरता का अभाव, डिजिटी डिजिटलीकरण व्यवस्था का पूरी तरह न लागू हो पाना, व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग का भय, मंत्रालयों के बीच समन्वय की कमी, डेटा स्थानांतरण में सीमाएं आदि इसमें प्रमुख समस्या हैं। फिर पारंपरिक और प्रशासन और ई गवर्नेंस में डिफरेंस। तो पारंपरिक कागजी फाइल पर आधारित, कंप्यूटर फाइल पर आधारित ई गवर्नेंस। फिर पारंपरिक में पद सोपान अधिकार सत्ता, ई गवर्नेंस में समतलीय संगठन पद सोपान, कम से कम स्तर। फिर पारंपरिक में सूचनाओं को गोपनीय रखकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन, ई गवर्नेंस में सूचनाओं को बांटकर सहभागिता को प्रोत्साहित। पारंपरिक में व्यय उन्मुखी, ई गवर्नेंस उपलब्धि उन्मुखी। पारंपरिक व्यक्ति उन्मुखी, ई गवर्नेंस संगठन उन्मुखी। पारंपरिक निरीक्षण उन्मुखी और ई गवर्नेंस लक्ष्य उन्मुखी। पारंपरिक विलंब होना अवश्य स्वाभाविक और इसमें शीघ्रगामी त्वरित कार्य प्रक्रिया। फिर पारंपरिक में देरी से जवाब देना, इसमें तत्काल जवाब देता, मानव द्वारा आंकड़े तैयार किए जाते थे। पारंपरिक में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डाटा। अब है प्रशासनिक में पार्श्विक उद्देश्य बताते हुए, पार्श्विक परिवेश के उद्देश्य बताते हुए पक्ष विपक्ष में तर्क दीजिए। तो पार्श्विक परिवेश की प्रक्रिया, जिसे नीति आयोग ने 3 साल के एक्शन एजेंडा और शासन पर सचिवों के क्षेत्रीय समूह ने फरवरी 2017 में अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया था, के तहत निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को राज्य सरकार, निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सीधे सरकार में मध्य स्तर और वरिष्ठ पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करने की प्रक्रिया को संदर्भित किया जाता है। पार्श्विक प्रवेश सही भूमिका के लिए सही प्रतिभा के सिद्धांत पर कार्य करने वाली प्रक्रिया है। पार्श्विक प्रवेश के उद्देश्य: राष्ट्र हित में सेवा देने, राष्ट्र की उन्नति के लिए राजस्व, वित्तीय सेवाओं, आर्थिक मामले, कृषि सहयोग, किसान कल्याण, सड़क परिवहन, नागरिक उड्डयन, वाणिज्य सहित कई अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञों की भर्ती करना। फिर पक्ष क्या है? प्रशासन में अधिकारियों की कमी पूरी की जा सकेगी। चयनित अधिकारियों के विकल्प में पेशेवर क्षेत्रों से विशेषज्ञों को लाने से चयनित अधिकारी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। नौकरशाही के कार्य व संस्कृति में बदलाव लाने में मदद मिलेगी। मितव्ययता, दक्षता, प्रभावशीलता के मूल्यों में वृद्धि। प्रशासन में समन्वय के साथ साथ विशेषज्ञता की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा। विपक्ष में विशेषाधिकार बनाम मेरिट का मुद्दा, परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रशासन में आने वालों को हतोत्साहित करेगा। पिछड़े व गरीब क्षेत्रों में कार्य का अनुभव नहीं होगा, इससे राज्य का कल्याणकारी स्वरूप कमजोर हो सकता है। फिर निजी क्षेत्र का दृष्टिकोण लाभ आधारित होता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का दृष्टिकोण समाज का उद्धार और सेवा आधारित होता है। फिर प्रशासन में विशेषज्ञता लाने और निर्णय की प्रक्रिया का हिस्सा होने में अंतर है। इसके लिए निजी क्षेत्र में कर्मियों को रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहले से ही विभिन्न मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञता का उपयोग किया जा रहा है। फिर निजी क्षेत्र से आने वाले अधिकारी नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं और निजी कंपनियों के हित में निर्णय ले सकते हैं। फिर निगमित शासन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए विशेषताएं बताइए तथा भारत में निगमित शासन की आवश्यकता पे प्रकाश डालिए। तो निगमित अभिशासन की अवधारणा निजी क्षेत्र के उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करने के लिए विकसित की गई एक आचार संहिता, जो कंपनियों की नीतियों, कार्य प्रणाली में सामाजिक सुधार लाने की हितैषी है, जिससे समाज में शेयरधारकों के हितों की रक्षा होती है। निगमित अभिशासन में निम्न विशेषताएं हैं: संगठन की संस्कृति को अभिव्यक्त करता है। फिर यह कंपनी में पारदर्शिता, अनुशासन लाने की युक्ति है। निगमित शासन से संगठन में निष्पक्षता, जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व का समावेशन होता है। सामाजिक उत्तरदायित्व के मूल्य का संवर्धन होता है। फिर शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा होती है और सामाजिक व पर्यावरणिक हितों की भी सुरक्षा होती है। भारत में इसकी आवश्यकता क्या है? तो शेयर बाजार में बढ़ती प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाने के लिए, अनुचित व्यापार व्यवहार को समाप्त करने के लिए, प्रतिभूति बाजार से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करने व निवेशकों को शिक्षा की प्रोत्साहित
करने के लिए। फिर भारत में बढ़ता कॉर्पोरेट क्षेत्र और उसमें स्वार्थगत होती धोखाधड़ी। फिर अगला है क्वेश्चन, उत्तरदायित्व व जवाबदेहिता भिन्न है कैसे? तो उत्तरदायित्व मुख्य व्यक्तिगत नैतिक तथा कर्तव्य बोध से युक्त विचारधारा है। जवाबदेहिता औपचारिक स्थिति है, कानूनी बाध्यता को समाहित किया जाता है। उत्तरदायित्व एक नैतिक गुण है जिसमें औपचारिक स्थिति और औपचारिक शक्ति का संबंध होना आवश्यक नहीं। जवाबदेहिता संबंध संगठन में औपचारिक स्थिति से है। फिर उत्तरदायित्व का संबंध लोक सेवकों की जनता की आकांक्षाओं के प्रति कर्तव्य बोध से है। जवाबदेहिता लोक सेवकों के उत्तरदायित्व को लागू करने की विशिष्ट विधि को बताती है। उत्तरदायित्व का संबंध स्वचेतना व अंतःकरण से है। जवाबदेहिता एक बाहरी व वस्तुनिष्ठ स्थिति है जो संगठनात्मक नियमों पर निर्भर करती है। फिर संसदीय नियंत्रण का साधन प्रश्नकाल क्या है? तो प्रश्नकाल संसद की कार्यवाही का पहला घंटा होता है जिस समय अवधि में संसद प्रश्न पूछते हैं और मंत्रीगण जवाब देते हैं। जो कार्यपालिका की जवाबदेहिता व उसे नियंत्रित करने का प्रभावी साधन है। ये 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्न पर तारे का चिन्ह लगा होता है, ये सर्वाधिक महत्व के प्रश्न होते हैं और इन प्रश्नों पर का उत्तर मौखिक रूप से, इसके बाद पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अतारांकित में तारे का चिन्ह नहीं लगा होता और उत्तर लिखित में दिया जाता है, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। फिर अल्प सूचना प्रश्न, अल्प सूचना 10 दिन या उससे कम समय का नोटिस देकर पूछे जाते हैं। ये अविलंबनीय लोक महत्व वाले प्रश्न हैं, इनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। फिर जिला प्रशासन में जिलाधीश के द्वारा निर्वहन की जाने वाली विभिन्न भूमिकाओं पर प्रकाश डालिए। तो जिलाधीश जिला कलेक्टर के रूप में, जिलाधिकारी के रूप में, जिला दंडाधिकारी के रूप में और विविध कार्य करता है। तो ये सारे अपन को यहाँ पे डाल देने हैं।